Morning students, today we will read that what was the condition of agriculture on the time of independence. So the first one is that low productivity and production. जो हमारे जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लो थी. इसका मतलब ये है कि हम उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे अपने लैंड से जितना हम कर सकते थे. जैसे कि एक हमारा जो लैंड है उसमें हम 100 केजीज ऑफ पटेटोज़ को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है. हम सिर्फ 10 केजीज ऑफ पटेटोज ही ग्रो कर पा रहे हैं. देन हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? जो हमारे पास था, हमारे पास लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, तो इसलिए हम अपने एग्रीकल्चर के लिए किस में डिपेंडेंट थे? मॉनसून, रेनफॉल में डिपेंड थे, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होती है. देन डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग. डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ये वो फार्मिंग होती है दैट इज़ डन जस्ट टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मर. मतलब जो क्रॉप्स हैं जो फार्मर उगा रहे थे वो सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही उगा पाते थे. वो इतना सरप्लस नहीं उनका बचता था कि वो आगे जाके उसको सेल आउट करे बाहर और उससे प्रॉफिट कमाए. वो बस उतना ही कमा पा रहे थे कि वो खुद उसको कंज्यूम कर सकें. देन स्मॉलर फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, जितने भी जो विलेजर्स होते थे उनकी जो लैंड होती थी वो बहुत ही ज़्यादा तो होती थी, लेकिन जैसे जैसे उनके जो बच्चे होते थे तो वो जो लैंड एरिया था उसका ऑब्वियसली डिवीज़न हो जाता था. तो जब डिवीज़न हो जाता था तो उनके पास बहुत ही स्मॉल लैंड होल्डिंग्स बचते थे, जिससे क्या होता था, जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो लो हो जाता था. अब आता है ज़मींदारी सिस्टम. अब ये ज़मींदारी सिस्टम क्या था? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, ये एक यूनिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में. इसमें क्या है? इसमें एक ट्रायंगुलर एक रिलेशनशिप है जो कि गवर्नमेंट, ओनर और जो टिलर्स है सॉइल के उनके बीच में है. किस तरह से ये हम देख लेंगे. ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, मतलब जो सबसे अथॉरिटेटिव, जब जिस पे सबसे ज़्यादा पावर है वो कौन है? वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है. सेकंड में ज़मींदार जो थे उनको बना दिया गया था. और थर्ड में जो सबसे नीचे हैं वो पीजेंट्स थे. पीजेंट्स का मतलब क्या है? जितने भी जो टिलर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको सबसे नीचे वाली उसमें रखा गया. तो क्या होता था, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें क्या था, पहले जो लैंड होती थी उसका जो ओनरशिप राइट था वो किसके पास था? वो पीजेंट्स के पास था. लेकिन उनसे वो राइट छीन लिया गया और वो राइट ओनरशिप जो थे सॉइल के उसको किसको दे दिया? वो जो ओनरशिप राइट है ज़मींदार को दे दी. और ज़मींदार को बोला गया कि जो तुम हो, तुम लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करोगे और हमको दोगे. तो वो एक तरह से मीडिएटर का काम करता था गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में. वो क्या करता था? वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और उसमें से उसको एक पोर्शन था, उसको वो कमीशन के रूप में देते थे ब्रिटिशर्स, और ज़्यादा पोर्शन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स खुद रखते थे. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ज़मींदार हैं वर रिकॉग्नाइज एज द परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल. उनको ओनरशिप दे दी थी जो मैंने अभी आपको बताया. और ज़मींदार हैड टू पे फिक्स्ड सम और रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू. उनको ये कुछ फिक्स्ड सम होता था, ये फिक्स्ड होता था जो कि उनको रेवेन्यू के तौर पे किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है. और अगर वो नहीं दे पाते थे तो जो इनकी जो ज़मींदारी की जो पोस्ट है ना, ये चली जाती थी. अब जो ज़मींदार थे वो टिलर्स से जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो करते हैं. वो क्या करते थे? वो एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को. किस तरह से करते थे? चार्ज करके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते थे उनसे. उनको जो ज़मींदार थे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो जो लैंड है, वो जो एग्रीकल्चर है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, उसको इम्प्रूव करें. नहीं, उनको बस अपने कमीशन से मतलब था. तो इस तरह से वो एक्सप्लॉइट करते थे. तो अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन होता था टिलर्स का ज़मींदार के थ्रू, और हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द टिलर्स. तो इससे क्या हुआ?
अब जो हमारे जो टिलर्स थे वो इंटरेस्टेड थे लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन उनके पास तो लैंड ही नहीं था, ऊपर से इतना हाई रेट ऑफ रेंट भी उनसे चार्ज कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत अच्छे से ख़राब हो गया। अब जो टिलर्स थे वो रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर्स। वो क्या थे, वो बिल्कुल लैंडलेस हो गए थे और इतने हो गए थे कि वो अपनी रोज़ी रोटी भी नहीं अर्न कर पाए। सेवेंथ है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो शिफ्ट हो गया था फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन। पहले हम खुद के लिए कंज्यूम कर रहे थे, अब हम मार्केट कर रहे हैं उसका, इन द सेंस कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं। ये वो क्रॉप्स होती हैं जिसको हम उगाते हैं सेल आउट करने के लिए। तो ये क्या है, ये अच्छा है, ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें क्या बोला, उन्होंने हमें बोला कि आप इंडिगो उगाओ, आप टोबैको उगाओ। तो इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो ऐसे करके जो हमारी लैंड है वो भी ख़राब हो गई। तो अब क्या है, अब वो जो फार्मर्स थे, क्योंकि अब वो अपने लैंड में कैश क्रॉप्स को, इंडिगो वगैरह इन सबको उगा रहे थे, बट ऑब्वियसली उनको खाने के लिए तो रोटी चाहिए, तो वो क्या करते थे, वो फिर मार्केट डिपेंडेंट हो गए। तो अब वो जो मार्केट डिपेंडेंट हो गए, उससे क्या हुआ, उससे फूड ग्रेन्स के लिए उससे क्या हुआ, उससे फेमाइन की सिचुएशन आ गई, जो फूड था उसकी शॉर्टेज हो गई, और जिससे क्या हुआ, हमारे इंडिया में और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ती गई। तो students, I hope that you understand that how Britishers exploited our agriculture sector.